Hello everybody, welcome to our today's live revision race, and today's topic is for class 9 and the topic is gravitation. So I am Deepika from LearnoHub and we will be talking about gravitation. We will be talking about the important important topics from this particular topic. Okay, all right. So let us start. Before that, let me see who all are here. Hi Gajendra, hi Shakti, Priya, Darshini, hello. Okay, so gravitation. Why we are talking about gravitation? Because जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलेगा. फिज़िक्स जो है वो हमारे मतलब इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू आवर लाइफ. ठीक है, हाउ एंड वाई द थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस. तो ग्रेविटेशन जो है वो हमें इस चीज़ का आंसर देगी कि क्या चीज़ है जो हमें और अर्थ को एक साथ रखती है. मतलब इफ़ समडे आई वांट टू फ्लाई, ओके, सो व्हाई आई कैन नॉट फ्लाई. ठीक है, मैं क्यों नहीं उड़ जा रही हूँ. यहाँ से एक हवा का झोंका आया और मैं उड़ गई साथ में. ठीक है, दूसरा कि जो मून है वो हमेशा अर्थ के अराउंड ही क्यों है. क्यों सारे के सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते रहते हैं. क्यों मून और सन की वजह से टाइड्स होती हैं. ठीक है, सो इन सभी का आंसर जो है वो इसी चैप्टर में है. तो the very important thing over here is I am much better now. Thank you so much Shakti, Priya, Darshini. Hi Alberta, hi Manya, hi Kunal, hi Sakshi, hi Dishu. So the very important thing over here is universal law of gravitation. So what is this universal law of gravitation? तो gravitation जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है और ये एक यूनिवर्सल फोर्स है जो सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स पे जो अप्लाई होती है. ठीक है, तो जैसे कुछ फोर्सेस है, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है या से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो उनमें रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं. जैसे लाइक चार्जेस होंगे सो दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल नॉट अट्रैक्ट ईच अदर. वैसे ही इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फोर्सेस, तो मैग्नेटिक में भी अगर सेम पोल्स होंगे सो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. बट दिस ग्रेविटेशन फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है वो है इसका एक फॉर्मूला और उसकी डेफिनेशन, जो कि 1 मार्क में आपको आ सकती है. तो आपको कुछ भी चीज़ जो है वो क्राम करने की ज़रूरत नहीं है. तो when this law was formed by Newton, तो he said that force is directly proportional to ग्रेविटेशन. किन दो चीज़ों के बीच में हो रही है. देयर आर टू बॉडीज, देयर आर टू मासेस जिनके बीच में ये ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है. तो हमने मान लिया एक मास, एक वो बॉडी है जिसका मास है m1 और दूसरी है m2. ठीक है, तो और हमने ये भी मान लिया कि जो उनके बीच का डिस्टेंस है, उनके सेंटर से जो डिस्टेंस है उनके बीच का, वो हमने d ले लिया. सो इट वाज फाउंड दैट द फोर्स, that is the gravitational force, is directly proportional to the product of masses, that is m1 and m2, and it is inversely proportional to the square of distances between them. तो जो उनके बीच का डिस्टेंस था, जो दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस था, उसका जो स्क्वायर था इट वाज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस फोर्स. ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आया. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय d2. तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर हमें हटाना होगा तो वी हैव टू लाइक पुट अ कांस्टेंट, राइट. सो दैट कांस्टेंट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और उस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हम लेते हैं 6.6 या से 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर और kg इनवर्स. ठीक है, तो जब इफ़ somebody ask you to actually like state what is universal law of gravitation, तो आपको उस डेफिनेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है. आपको ये पता होना चाहिए दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, ये ही जो स्टेटमेंट है ये ही आपके आंसर में जाएगी. स्टेट व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड व्हाट इज द फॉर्मूला. फॉर्मूला विल बी F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई d का स्क्वायर. ठीक है, अब
और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, और क्या आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स जब आए तो आपको जी की वैल्यू दी हो सकता है कि ये जी की वैल्यू दी ही नहीं हो, ठीक है। तो ये जो जी की वैल्यू है दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज गोइंग टू बी कांस्टेंट एवरीवेयर, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीवेयर, दैट इज 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। अब दूसरी चीज़ है कि क्या हम इसके यूनिट्स को क्रैम करें, सो नो, देयर इज़ नो नीड टू क्रैम दीज यूनिट्स। हाय सोनिका, हाय गजेंद्र, हाय शोभा, हेलो सोनिका, हाय रेखा, हेलो ललिता, ओके, हाय विशाल, हाय मुस्कान, ओके। तो क्या है कि जो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अब हमने ये फोर्स एफ का फॉर्मूला हमने निकाला, ठीक है, हमने यूनिवर्सल जो फोर्स थी हमने उसका फॉर्मूला निकाल लिया। तो अब हमें जी पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वैल्यू तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, लेकिन आपको यूनिट्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉम्प्लिकेटेड से यूनिट्स जो हैं ये बहुत ईजी है। अगर आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला पता है तो इसमें से आप जी को एक साइड रख लो और बाकी सारी चीज़ों को एक साइड ले जाओ। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, जी इज इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर ओवर m1 इंटू m2, ठीक है। तो अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो ये बनेगा। तो F से आया, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, तो न्यूटन, डी इज डिस्टेंस विच इज़ इन मीटर्स, ठीक है, तो मीटर, और ये स्क्वायर है डिस्टेंस का, सो इट विल बी मीटर स्क्वायर। और m1 और m2 एक का मास और दूसरे का मास, तो मतलब kg स्क्वायर, ठीक है, मास का यूनिट क्या आ गया kg, तो kg का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ कैपिटल जी। तो या क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर समझ आ गया तो अगली बार इतने लॉन्ग मेथड से निकालना भी नहीं पड़ेगा, वो सिंपली आपको वैसे ही आ जाएगा। ऑल राइट, ओके, नाउ देर इज़ वन वेरी स्मॉल टॉपिक, व्हाट इज़ फ्री फॉल। तो अगर हम कोई भी चीज़ अपने आसपास देखें, ठीक है, तो अगर हम उसको किसी भी डिस्टेंस से, किसी भी हाइट से छोड़ें ना, तो इट विल फॉल, वो गिर जाएगी, ठीक है। तो ओके, तो वो क्या होगी, वो गिर जाएगी। येस, यू कैन राइट आर। तो जब आप वो जो फॉर्मूला लिख रहे हो ना अजर, तो ये जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो आप यहाँ पर आर स्क्वायर लिख रहे हो। तो जब आप डिफाइन करोगे ना हर एक चीज़, दैट m1 इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, m2 इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, तो वहाँ पर आपको आर की जगह डी लिख रहे हो, या मतलब डी की जगह आर लिख रहे हो, तो आप लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, सो दैट इज़ परफेक्टली फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आप एक हाइट से एक चीज़ को फेंक रहे हो, ठीक है, सो वो जो चीज़ है वो नीचे गिर रही है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो चीज़ जो है ऊपर से नीचे गिर रही है, सो दैट इज़ फ्री फॉल। इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट एक चीज़ है, प्रैक्टिकली जो फ्री फॉल है ना वो वैक्यूम में पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास देखें, देयर इज़ एयर ऑल्सो हैज़ सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, राइट, तो जिसकी वजह से मतलब फ्री फॉल इज़ नॉट दैट फ्री, देयर इज़ सम रेजिस्टेंस इन एयर ऑल्सो। तो प्रैक्टिकली फ्री फॉल इज़ पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम, ठीक है। और एक्सेलरेशन अंडर फ्री फॉल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ डिनोटेड बाय जी, ओके। इज द स्क्वायर विथ kg इन नेगेटिव, सी मान्या इट इज़ इन नेगेटिव, क्योंकि अगर आप इसको अरेंज कर रहे हो ना, से जी को आप क्या लिख सकते हो, अगर आपको जी की वैल्यू निकालनी है या से जी के यूनिट्स निकालने हैं, तो आप कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, आप लिखोगे जी इज़ इक्वल टू एफ, ठीक है, और डी जो पहले डिनोमिनेटर में था, अब वो जब दूसरी साइड जाएगा इज इक्वल टू के, तो वो न्यूमिनेटर में हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी स्क्वायर। m1 और m2 जो हैं वो कहाँ आ जाएंगे, वो अब डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो या तो आप इसको यूनिट को ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और अगर पर kg स्क्वायर नहीं लिखना है तो इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि आप उसको kg रेज टू द पावर -2 लिख दो, ठीक है। तो आपको पर का साइन नहीं लगाना होता है, बस उतना सही है। ओके, नाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं विद जी। जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मान लो मैं यहाँ बैठी हूँ, आप अपने घर पे बैठे हो, ठीक है। अब हमें अपना फोर्स फाइंड आउट करनी है,
से, ठीक है, जो हमने फर्स्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा था। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि मेरे ऊपर कितनी फोर्स लग रही है यहाँ पर बैठे बैठे, और आपके घर में बैठे बैठे आपके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो अगर हम वो पूरा सिनेरियो देखें, ठीक है, तो अगर हम ये पूरा फॉर्मूला देखें तो हमने मान लिया कि m1 जो है वो मास है अर्थ का, ठीक है, और m2 जो है वो एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट है, एक जगह मैं हूँ, एक जगह आप हो, एक जगह कोई और है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ m2 की वैल्यू चेंज हो रही है। तो उस केस में हमारी कुछ चीज़ें जो है वो चेंज ही नहीं हो रही हैं, वो सेम ही रह रही हैं। दैट इज g मास ऑफ अर्थ और द डिस्टेंस बिटवीन माई सेल्फ एंड द अर्थ, और वैसे ही आपका डिस्टेंस अर्थ से ज़्यादा, वो भी मतलब इट विल बी वेरी माइन्यूट, इट विल बी द सेम, ठीक है। तो हमने ये, अगर हम हर बार यही सारी वैल्यूज़ डाल के कोई भी क्वेश्चन में मतलब कुछ भी कैलकुलेट करते रहेंगे तो वो एक बहुत लंबी सी वैल्यू, हमें हर बार एक लंबी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सिंपली व्हाट ही डिड, उसने जो gm/d² था उसको एक कंबाइंड टर्म दे दी, दैट इज g, दैट इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट ही रहती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ g इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस में आपको दिया होता है कि टेक द वैल्यू ऑफ g एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टेक द वैल्यू ऑफ g एज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आपको वैल्यू लेनी है वो आपके क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो जो आपको g की वैल्यू है वो 9.8 ही लेनी है, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अर्थ जो है वो एक एलिप्टिकल सा है, ठीक है। तो जो रेडियस है ना अर्थ का वो इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, तो वो थोड़ा सा जो हमारा रेडियस है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो g की वैल्यू है वो पोल्स पे ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसमें और जो एक दो चीज़ें, एक तो g की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दूसरा मास ऑफ अर्थ हो सकता है कि हर बार आपको वो क्वेश्चन में दिया हो, लेकिन मास ऑफ अर्थ की वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट ही रहेगी, 6 × 10⁻24 kgs, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज 6.4 × 10⁻6 मीटर्स, ठीक है। तो जब हम ये डिस्कस कर रहे थे ना कि क्या मेरे ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है और आपके ऊपर क्या फोर्स एक्ट कर रही है, तो उस टाइम जो d है ना वो हम ले रहे थे रेडियस ऑफ अर्थ का रेडियस ले रहे थे, ठीक है। तो जो अर्थ का रेडियस है, तो आप जहाँ पर बैठे हो या मैं जहाँ पर बैठी हूँ तो वो मोर और लेस सेम ही है, ठीक है, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो उसकी वैल्यू जो है वो भी हम एक कांस्टेंट वैल्यू ही लेते हैं। ओके, देन वेट, टॉकिंग अबाउट वेट, तो वेट क्या होता है, मास जो होता है ना, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है, ठीक है, मेरा मास जो है यहाँ भी यही रहेगा, मैं मून पे चली जाऊँ तो भी वही रहेगा, लेकिन वेट जो है ना वो चेंज होता है। द फॉर्मूला फॉर वेट इज मास इनटू ग्रेविटी, mg, ठीक है। तो जो जैसे जैसे g की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे वेट क्या होगा, वो चेंज होता जाएगा। तो weight of an object on earth is the force, it is basically a force by which that object is attracted towards earth, ठीक है। वो अर्थ की तरफ किस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। सो एज इट इज़ अ फोर्स, तो उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है। तो उसका SI यूनिट है, वेट का SI यूनिट है न्यूटन, और g जो है वो चेंज हो जाता है लोकेशन के साथ। तो अगर g की वैल्यू चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली वेट जो है वो भी चेंज होगा। नाउ अब हमें पता है कि जो g की वैल्यू अर्थ पे है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इट इज़ नॉट सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, ठीक है। हर जगह मतलब g की वैल्यू सेम नहीं है। तो एक ये डिस्कवरी एक ये मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि g ऑन मून इज gm/d², ठीक है। तो अब इसमें क्योंकि यहाँ पर मून का मास चेंज होगा और मून का रेडियस चेंज होगा, वो कम होगा, ठीक है, अर्थ के रेडियस से, और अर्थ के मास से मून का जो मास है और मून का जो रेडियस है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम मून पे जाएंगे तो जो वेट है,
ठीक है, जो जी है, सॉरी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। उसके बाद मतलब इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट वेट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 द वेट ऑन द अर्थ। मान लो आप यहाँ पर 100 kg वे कर रहे हो, ठीक है, तो अगर बाई चांस आप मून पे चले जाते हो तो आपका जो वेट है वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 6, उतना वेट हो जाएगा आपका, ठीक है। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। नाउ देर आर टू अनदर टॉपिक्स, दैट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट जो है, थ्रस्ट बेसिकली एक फोर्स है, ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर फोर्स है जो परपेंडिकुलर मतलब सरफेस पे एक्ट करती है। सो थ्रस्ट इज बेसिकली अ फोर्स, और इसका क्योंकि ये फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन है। नाउ व्हाट इज प्रेशर? सो प्रेशर क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट कर रही है, और वी कैन से जो थ्रस्ट है दैट इज कॉल्ड प्रेशर, जिसका यूनिट होता है पास्कल, और उसको न्यूटन मीटर पर स्क्वायर भी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हुआ, थ्रस्ट ओवर एरिया। तो थ्रस्ट का यूनिट क्या हुआ, थ्रस्ट इज फोर्स, तो यूनिट इज न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, सो इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। नाउ अब ये दो तरह से, सी वंस द हैंड वॉज लाइक, एक बार हाथ ऐसे रखा था फिंगर पे, ठीक है, और ऐसे रखा है, तो इन बोथ द केसेस थ्रस्ट इज सेम एज द वेट ऑफ योर आर्म, ठीक है, थ्रस्ट और वेट जो है वो सेम है। लेकिन अगर हम प्रेशर की बात करें तो फर्स्ट के केस में जो है, जो सरफेस एरिया है वो कम है, और दूसरे के केस में जो सरफेस एरिया है ना पिक्चर में जो हाथ का है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह से फर्स्ट केस में प्रेशर ज़्यादा है और सेकंड केस में जो प्रेशर है वो कम है, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला देखें, सो प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बट इट इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। सो सेम, अब जैसे वो बोलते हैं ना कि द नाइफ शुड बी शार्प टू चॉप द वेजिटेबल्स, ठीक है, तो अगर वो नाइफ शार्प होगा ना तो आप थोड़ा सा भी उस पर फोर्स लगाओगे ना, क्योंकि शार्प होगा तो मतलब एरिया कम होगा। सो व्हेन यू अप्लाई फोर्स, सो प्रेशर भी ज़्यादा अप्लाई होगा एंड द वेजिटेबल्स कैन बी चॉप्ड इजीली। वैसे ही अगर आपके पास एक नेल है और अगर वो आगे से शार्प है, तो इफ़ यू लाइक ट्राई टू हैमर के साथ उसको दीवार में डालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, अगर वो शार्प है तो एरिया कम है तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप जैसे उसको मारोगे वो एकदम से जो नेल है वो दीवार के अंदर चली जाएगी। ओके, तो प्रेशर के बारे में वैसे तो आप क्लास 8 में भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो, तो उससे आपको काफ़ी सारा आइडिया होगा। नाउ कमिंग ऑन टू बायंसी, यस, बायंसी। सो बायंसी क्या होता है? बायंसी बेसिकली एक अपवर्ड फोर्स है जो कि फ्लूइड्स में होती है। फ्लूइड में लिक्विड्स भी आते हैं और गैसेस भी आती हैं, ये हमने शायद क्लास 8 में भी पढ़ा है। तो बायंसी क्या होती है? बायंसी एक अपवर्ड फोर्स है जो कि फ्लूइड्स में एक्ट करती है, कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लूइड में इमर्स्ड है, ठीक है, फ्लूइड में है, तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगी। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये एक फ्लूइड है, हमने लिक्विड लिया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट है एयर में, मतलब इस फ्लूइड में, तो इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करी है जिसको हम बोलते हैं बायंट फोर्स, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं बायंसी, ठीक है। अब जो मैग्नीट्यूड है कि कितना मैग्नीट्यूड होगा इस बायंट फोर्स का, वो डिपेंड करेगा इस लिक्विड की डेंसिटी पे। जितना ज़्यादा मतलब जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, ठीक है, जितना द ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी लेस देन द लिक्विड, मान लो कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो लिक्विड से कम है तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है, सरफेस पे। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है देन दैट ऑफ द लिक्विड, तो वो सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे प्योर वाटर है तो उसकी डेंसिटी कम होगी, अगर सॉल्टी वाटर होगा तो उसकी डेंसिटी जो है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी। डेंसर द ऑब्जेक्ट, इट विल सिंक,
एंड लाइक इफ़ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ लेस एज कंपेयर टू द फ्लूइड, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा. ओके, now Archimedes principle. So Archimedes principle is again a very simple but like you must know the concept. तो Archimedes principle क्या है? So there was a scientist called Archimedes. So he found out that कि जब एक body जो है ना वो partially मतलब आधी अधूरी सी या पूरी तरह जो है एक फ्लूइड में इमर्ज होती है, तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करती है जो कि इक्वल होती है जितना उसने वो फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है. ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास एक बीकर है. अब एक बीकर से हमने एक नोज़ल भी लगा दी है और वो पानी कहीं और जाके गिरा. अब उस बीकर में हम पानी डाल दें, ऊपर से हम एक ऑब्जेक्ट डालें. अब उस ऑब्जेक्ट के डालने पे जितना लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस होगा. ठीक है, जितना लिक्विड जो है वो बाहर निकलेगा. ठीक है, सो एक तो पहली बात कि वो जो ऑब्जेक्ट हमने डाला है उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स होगी और वो होगी इक्वल जितना कि वो उसके वेट ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है. ठीक है, तो अगर आप उस लिक्विड को भी मेजर कर लो तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी अपवर्ड फोर्स जो है वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है. Okay, so now is the last topic, that is relative density. So relative density क्या होती है? It is basically the ratio of the density of the object to that of मतलब जो भी substance है उसकी density over the density of water. तो डेंसिटी एक बेसिक मतलब जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस ओवर द डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, कितनी डेंसिटी है एक सब्सटेंस की और उसकी डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं विद द डेंसिटी ऑफ वाटर. सो मान लो कि इफ़ आई से दैट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज से ऑफ आयरन इज 2, तो इसका मतलब है कि हम इसको बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं विद द डेंसिटी ऑफ वाटर. सो दिस मीन्स कि आयरन की डेंसिटी जो है वो 2 टाइम्स ज़्यादा है टू दैट ऑफ मतलब जो रिलेटिव डेंसिटी की जो हमें वैल्यू होगी. सो दिस मीन्स द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ 2 टाइम्स मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, सो दिस इज़ रिलेटिव डेंसिटी. सो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है कि अगर हम इसका फॉर्मूला ध्यान से देखें तो इस फॉर्मूला में क्या है कि ऊपर तो हम लिख रहे हैं डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, नीचे हम लिख रहे हैं डेंसिटी ऑफ वाटर. सो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है? तो डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होगी, उसके कुछ यूनिट्स होंगे. ठीक है, नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर लिखेंगे, उसके कुछ यूनिट्स आएंगे. ठीक है, सो इट विल बी लाइक kg पर मीटर स्क्वायर, है ना. दोनों के मान लो kg पर मीटर स्क्वायर हैं. तो क्योंकि हम रिलेटिव डेंसिटी में हम ऊपर भी डेंसिटी लिख रहे हैं, नीचे भी, तो साथ में उसके यूनिट्स भी लिख रहे हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं. सो इस रेशो की वजह से देयर आर नो यूनिट्स ऑफ रिलेटिव डेंसिटी. देयर आर यूनिट्स ऑफ डेंसिटी बट देयर आर नो यूनिट्स ऑफ रिलेटिव डेंसिटी. ओके, a very short one. Okay, so this was all about and these are some of the important questions. ये सारे के सारे questions जो हैं वो हैं आपकी NCERT से ही, but ये important questions हैं. Okay, sorry, but these are very very important questions. और एग्ज़ाम्स में जो है ना इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास और चीज़ें पूछी जाती हैं. ठीक है, इसी क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज करके या थोड़ी स्टेटमेंट्स चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो प्रैक्टिस 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 ऑल द क्वेश्चंस इन योर NCERT. और कुछ वैल्यूज जैसे कैपिटल G की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये चीज़ें ना आपको ऐसे ही पता होनी चाहिए. वैल्यू ऑफ स्मॉल g, वैल्यू ऑफ कैपिटल G, उनके यूनिट्स ये पता होनी चाहिए. जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें हमें बोला है कि वी नीड टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन. ठीक है, तो मान लो कि इसमें हमें सिर्फ सन का मास दिया हुआ और अर्थ का नहीं दिया है, तो अर्थ का आपको पता होना चाहिए. ठीक है, और डिस्टेंस भी अब हमें इसमें दिया है, तो ये बहुत सिंपल है. क्या फॉर्मूला लगाएंगे? द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी
that we discussed, that was F is equal to G m1 into m2 over d square. तो G की वैल्यू हमें पता है, वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है. m1 में से इट इज़ द मास ऑफ द अर्थ एंड m2 इज़ द मास ऑफ द सन, एंड डिस्टेंस, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस की वैल्यू भी हमें दी हुई है. तो बस हमें वो ये सारी वैल्यूज़ पुट करके हमें क्या करना है, हमें सिर्फ f की वैल्यू निकालनी है. दैट्स इट, राइट? Easy one, right? Okay, so this was all about our today's revision, and I hope you will practice all the questions. और अगर आप questions अच्छे से practice कर लोगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अच्छा, एक और चीज़ थी विच आई थिंक आई मिस्ड इन द चैप्टर, वो थी काइनेमेटिक इक्वेशन. तो काइनेमेटिक इक्वेशन तो सबको पता थी ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो वो सेम यहाँ पर अप्लाई होती हैं ग्रेविटेशन के केस में, लेकिन ये जो इनमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं. जैसे s इज़ द डिस्टेंस, यहाँ पर हम h ले लेते हैं. बेसिकली अब हम हाइट पे काम कर रहे हैं ना. ग्रेविटेशन में हॉरिजॉन्टल तो काम नहीं हो रहा है, वर्टिकली काम हो रहा है, राइट? सो वी विल टेक हाइट, ठीक है. a इज एक्सलरेशन, बट हेयर वी विल टेक इट एज g. तो जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, तो वो हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. ए की जगह g, जहाँ पर a होगा वहाँ पर g हो जाएगा, और जहाँ पर s होगा वहाँ पर h हो जाएगा. बस उसी के बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. जैसे वो लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस हमें बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं ना, वैसे ही ये भी हो जाएंगे, ठीक है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर today's live revision, and now we are going to start with our Menti quiz. So let's see what is the code. Okay, so everybody go to www.menti.com and then put the code 81111084. So this is our code. Okay, protons are present in nucleus. Yes, तो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में होते हैं न्यूक्लियॉन्स, और वो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? वो होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और उसके बाहर क्या घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं अपने ऑर्बिट्स में. ऑल राइट, सो आई कैन सी स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू ज्वाइन. तो सबसे पहले तो बर्गर आया था, और कौन आया? ओके, ऑल राइट, जस्ट सम मोर टाइम एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर मेंटी. ओके, सो फ्यू मोर सेकेंड्स एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर मेंटी क्विज. Okay, so let us start. So the question number 1 is here. So the question number 1 is on your screens now. The earth and the moon are attracted to each other by gravitational force. Okay, so the earth attracts the moon with a force that is. So select the most appropriate one. ठीक है? Okay. Okay, so there is no light at my place. Okay, so the time is up, students, and let's see how many of you are correct. Okay, so 10 of you are correct. So good. But ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो और ध्यान से उसका आंसर दो, ठीक है? Okay, so Rihan was the fastest in this question and he is on the top. Then is Mitwa, then is Anvita, Shakti Priyadarshini. Just a second. Okay, Shakti Priyadarshini, then Sabyasachi, Anu, Hustler, Cake, Watson and Homer. So congratulations each one of you. और जिनका भी आंसर गलत हुआ है, so just don't worry.
Let's focus on our next question now. Okay, so the question number 2 is on your screens now. A stone is released from the top of a tower of height 19.6 meters. Then its final velocity before touching the ground will be. Okay, so you have 60 seconds to answer this question. 30 seconds, students. Alright, students, only 10 seconds left. Only 10 seconds. So everybody voted and 8 of you are correct. तो इसमें वो काइनेमेटिक इक्वेशन वाला ही टॉपिक मतलब क्वेश्चन था ये. सो मिठवा, अन्विता, शक्ति, प्रियादर्शनी, सब्यसाची का आंसर हो गया है गलत. बट ऑन द टॉप अगेन इज रिहान एंड यू वर द फास्टेस्ट अगेन. देन इज अनु, एल्बर्टा, केक, वसिल, मिथवा, Anvita, Shakti, Priyadarshini, Chiru and Sabyasachi. Alright, so the question number 3. So read the question very carefully. Gravitational force between two objects is F if masses of both the objects are halved without changing distance between them, then gravitational force. ओके तो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या होगा? ऑलराइट स्टूडेंट्स, 30 सेकेंड्स लेफ्ट. तो अगर मास जो है वो हाफ हो जा रहा है तो क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स को? जल्दी से फॉर्मूला ध्यान में करो कि उसमें क्या था. वॉज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉज इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल या क्या था? वेरी गुड. सो एवरीबडी वोटेड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1, दैट इज फॉर F/4. सो लेट्स सी आवर लीडर बोर्ड नाउ. ओ रिहान और केक का आंसर हो गया गलत. सो नो वरीज, ट्राई next question. So Shakti, Priyadarshini was the fastest in this question, but on the top is Anu, then Alberta, Vasil, Rihan, Shakti, Priyadarshini, Anvita, Chiru, Mithwa, Sabyasachi and Cake. All right, so the question number 4. So the question number 4 is here. Okay, the weight of an object at the center of the earth of radius r is. So what will be the weight of an object at the center of the earth? चलो जल्दी से, you have 40 more seconds to answer the question. Alright, so is it going to be 0, infinite, or r the weight at the surface of the earth, or 1/r2 times the weight at the surface of the earth? So r is the radius, r2 is r square basically. Okay, so very well done students, 11 of you are correct. So the answer was 0. Let's see our leaderboard. So who was the fastest? Anu was the fastest. Very well done, Anu.
Anu the Great. Okay, then Alberta Vasil joined late. Don't worry, don't worry. Then Rihan was also fastest in this question. Very good, Rihan. Then Shakti Priya Darshini, Anvita, Mithwa, yes, Chiru. Then Sabyasachi and Cake. अपना पूरा नाम क्यों नहीं लिखते हो? Hi Anita, hi Prachi. Okay, so the question number 5. So let's see what is the question number 5. In the polar regions, the value of acceleration due to gravity. तो polar regions में जो acceleration जो g की value होती है is same at the equator, more than that of the equator or less than at the equator or zero. तो क्या होगी g की value? All right, so 17 seconds left, students. All right, so the time is up. Vasil का हो गया है misclick. Oh, yes, so it is more than that of the equator. और ये हमने पूरी की पूरी statement already पढ़ी थी, right? हमने revision में हमने ये अभी पढ़ा था. Okay, don't worry, Vasil. Yes, you are very late, Karthik. You are very late. So Anu the Great is the winner of our today's quiz. So many congratulations to you, Anu. And now what you have to do, you have to write your full name, then you have to send the one valid ID proof जिसमें आपका यही नाम होना चाहिए, and जिस quiz में आप जीते हो, and send all these details to deepika@learnohub.com. So it is deepika@learnohub.com. Okay. So students, this was all about our today's live. So I will see you again tomorrow at 7 p.m. with the class 10 live, and that is magnetic effects of current. Okay.